परीक्षाओं से पार कर ले भी तो ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो फर्जी सर्टिफिकेट देंगे, किसी को क्रिमिनल बनाने का, किसी को क्या दवा दिलवाएंगे, आपसे कोई भरोसा नहीं है। वैसे ही इंजीनियर्स जो किसी भी चीज को कुछ भी फर्जी सर्टिफिकेट देते फिरेंगे, वैसे ही आप आईपीएस आईएएस बने भी तो अगर सफाई नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, ट्रस्ट नहीं हो देश में, तो फिर ऐसे ऑफिसर्स बनेंगे जो निकले तो थे देश की सेवा में, मगर उनको ऐसे कामों में लगा दिया जाता है। अब उनके सामने उनका तनख्वाह जो कि उनका हक है, उनके सैलरीज वो उनका हक है, उसके लिए उन्हें ईमान बेचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आप बताइए? क्या तनख्वाह के लिए हमें अपना जमीर बेचने की जरूरत होनी चाहिए? बेईमानी करने की जरूरत होनी चाहिए? एक निर्दोष को दोषी घोषित करने की जरूरत होनी चाहिए आपको आपके तनखे के लिए? और दूसरा आता है तनखे के बाद तरक्की यानी कि प्रमोशन। वो प्रमोशन तो आपका अधिकार है, इसकी जितना सेवा करें उतना आप ऊंचा उठें, मगर आपका प्रमोशन तब मिलता है जब किसी को आप देशद्रोही घोषित करके जेल में भेज देते हैं। तो ऐसा क्या आपके प्रमोशन का कारण होना चाहिए? ये मैंने हर जगह देखा, अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बता रहा हूं। ऐसे आईपीएस ने चार्जेस लिखवाए, ऐसे कमिश्नर ने उस पे साइन किए, फिर मुझे भेजा गया जेल जोधपुर में, जहां पर जेल के जो अफसर थे बहुत ही सज्जन थे, बहुत ही अच्छे थे, मगर उनसे सारे गलत काम करवाए जा रहे थे। उनसे इंसाफ को रोकने का काम करवाया जा रहा था, रिस्ट्रिक्शन ऑफ जस्टिस एंड एविडेंसेस, जो कि अनैतिक है। किसी कैदी को आजाद ना हो उसके विपरीत आपसे काम करवाया जाए। क्या आप इसके लिए ये परीक्षाएं दे रहे हैं? क्या आप बेईमानी पे चलने के लिए ये परीक्षाएं दे रहे हैं? और जो महीने के कुछ पैसों के लिए या किसी प्रमोशन के लिए अपना जमीर बेच दें, उन्हें क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता क्या कहेंगे, मगर मैं एक बात बताऊं, जमीर, ईमान, आत्मा से बहुत छोटी चीज है शरीर बहुत छोटी चीज है। जिन्हें पैसे के लिए शरीर बेचना पड़ता है उन्हें हम समाज में बहुत नीचा मानते हैं। जब से मैंने ये सरकारी तंत्र देखा है, मेरी तो वैश्याओं के लिए इज्जत बढ़ गई है। इज्जत बढ़ गई है रेड लाइट एरियाज के वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो सिर्फ जिस्म बेचते हैं, मजबूरी में बेचते हैं और किसी का हानि नहीं करते, जितने ये हमारे अफसर एक तनख्वाह के लिए अपनी ईमान, जमीर सब बेच देते हैं। तो क्या हमें एक ऐसा करियर पाथ चाहिए जिस पे हमें आगे जाकर अपना ईमान, धर्म, जमीर, आत्मा सब बेचना पड़े? क्या आप ऐसे करियर पाथ पे तरक्की करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। किसी को भी ऐसा मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि जिस्म बेचने वालों से बहुत नीचे गिरे, जिसने आत्मा बेच दी, जमीर बेच दी तनख्वाह के लिए, तरक्की लिए, उनके आगे तो वैश्याएं भी भगवान हैं। मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आगे परीक्षाएं आप सफल भी होते हैं तो सच्चाई का साथ न छोड़े, ऐसे अफसर बने, ऐसे डॉक्टर बने, ऐसे इंजीनियर बने जो सच्चाई का हाथ पकड़ कर चलते हों, कभी झूठ के साथ नहीं हो।
और जो आपसे पहले ऐसे सेवाओं में आ चुके हैं, जिन्होंने वो परीक्षाएं जो आपका सपना है उन्हें क्लियर कर लिया है, आप पदों पर बैठे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आप ज़मीर ना बेचें, ईमान ना बेचें, चाहे आपकी जान चली जाए। जिस्म चला जाए, शरीर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मा कपड़े बदलने की तरह पुनर्जन्म लेती है, ऐसा कहते हैं, मगर आत्मा ही अगर बेच दें तो फिर क्या रहेगा आपका। तो इसलिए मैं कहूंगा इन सभी अधिकारियों से कि जब भी आप पर ऐसा दबाव पड़े तो आप साफ इनकार करें, मैं ये नहीं करूंगा, मैं अनैतिक काम नहीं करूंगा। किसी भी अफसर पर अगर ऐसा दबाव आए तो वह अपना ईमान धर्म नहीं बेचता है, वो इस्तीफा दे देता है, मगर अपना ईमान ज़मीर नहीं बेचता है। ऐसे अधिकारी हमें चाहिए भारत को महान बनाने में। और यहाँ तो हम ऐसे एक मंत्री से जिम्मेदारी की मांग कर रहे हैं जिनसे स्पष्ट साफ गलतियां हुई हैं, उनसे जिम्मेवारी लेने को कह रहे हैं, वो तक जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि भारत एक सत्य पर चलने वाला देश, एक महान देश, एक विश्व गुरु देश बने, तो वो सत्य पे मार्ग पे ही होगा, वो झूठ के, बेईमानी के, फरेब के रास्ते पे नहीं पहुंचेगा। तो ये मैं आपका भविष्य दिखा रहा हूँ। ये परीक्षाएं आप सफल भी कर लें तो आगे सफाई नहीं हो तो आप भी बेईमानों की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए अभी से ना कहना सीखिए ऐसे चीज़ों को। जो अभी उन पदों पर है उनसे कहूँगा कि आप ना कहिए और बेशक आप इस्तीफा दीजिए, रेजिग्नेशन दीजिए, एन मास रेजिग्नेशन दीजिए, मगर सच्चाई से दूर ना हो। यही हर धर्म सिखाता है, सच के रास्ते पे चलना, यही हर धर्म सिखाता है, यही हिंदुत्व का सार है। हिंदुत्व का सार यही है कि हम सत्य से कभी न बिछड़ें। तो इस पे हमें चलना होगा, जो आगे हैं उनसे भी आग्रह करना होगा कि वो सच के ही रास्ते पे चलें। तो एजुकेशन में तो ये हालत है, परीक्षाएं जो आप हैं, बड़ों के दुनिया में जाएं तो इलेक्शंस का भी यही हालत है। इलेक्शंस का भी बच्चों के जीवन में एग्जामिनेशंस हैं तो बड़ों के, नेताओं के इलेक्शंस हैं। आज उसमें भी कोई भरोसा नहीं है, कोई सच्चाई नहीं बची है। जैसा इन परीक्षाओं में कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं धांधलियां हो रहे हैं, वैसा ही बड़ों के इलेक्शंस में भी यही हो रहा है। मैंने आपको कहा शिक्षा मेरा मुद्दा रहा है, पर्यावरण मेरा मुद्दा रहा है, क्योंकि ये वही पर्यावरण है जिससे हमें सांस की हवा और पीने का पानी मिलता है, जमीन मिलता है, नदियां, जंगल मिलते हैं सुरक्षित हमारे आने वाले पीढ़ियों की। तो इस पर जब भी बात आई तो मैं लद्दाख को बचाने के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ। लद्दाख के पर्यावरण को, हिमालय के पर्यावरण को बचाने के लिए और इसके लिए हम धन्यवाद आपकी कामनाएं पूरी ना हो। आप बनेंगे शिक्षा मंत्री, आप में से बनेंगे और सीधे पक्के सच्चे बनेंगे, जो अपने काम की जिम्मेदारी ले। गलती हो जाए तो उसे मान के आत्मा को छुटकारा दे, ऐसे मंत्री आप सब बनिएगा। तो
मैं ये कह रहा था कि हिमालय और लद्दाख के पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए पिछले 6 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं लद्दाख में, और जिसके लिए मुझे जेल जाना पड़ा, पद यात्राएं करनी पड़ी, 1000 किलोमीटर के अनशन करने पड़े, ये सब बापू के दिखाए हुए रास्ते हैं और उन सब पर चलने का और उस शांति के पथ पर चलने का सिला ये मिला कि हमें ही देशद्रोही बनाकर जेल भेज दिया गया। अब जो भी हो, मैं कहना ये चाहता था, आज इलेक्शंस का, चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि 2019 और 20 में हमारी सरकार की जो पार्टी है उन्होंने ही लिखकर वादा किया था कि लद्दाख को संरक्षित किया जाएगा, मगर फिर 2 साल में मुकर गए और हमें कहीं भूखा रहना पड़ा, हफ्तों जान की बाजी लगाकर, कहीं पद यात्रा, कहीं जेल। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये किसी कारण से बता रहा हूँ, उसके बाद पिछले 22 मई को एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें फैसला हुआ कि लद्दाख में लोकतंत्र लाया जाएगा, एक खास असेंबली के जरिए वैसे ही लद्दाख को संरक्षण दिया जाएगा। मगर फिर क्या देखते हैं, 2-3 दिन में उस पे भी पलट जाते हैं, जैसे चुनावी वादों पे पलटे वैसे ही। तो अगर इस तरह हम वादों से पलट जाएं तो ये कैसा राष्ट्र होगा, इस राष्ट्र की क्या इज्जत होगी। और राष्ट्र तो छोड़िए, ऐसा राष्ट्र जहां भगवान राम को मानते हैं, और भगवान राम ने क्या कहा था जो मुझे बहुत प्रभावित करती है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कहाँ गया वो भारत, वो भगवान राम का दिखा हुआ पथ कहाँ चला गया, जहां पर प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाए। अब तो यहाँ वचन उनके जाते हैं और प्राण हमारी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर भारत को महान बनाना है या सामान्य देश बनाना है, महान थोड़ी देर बाद हो, सामान्य राष्ट्र बनाना है, एक स्वाभिमानी राष्ट्र बनाना है, तो हमें सत्य पर चलना होगा। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाना होगा। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना होगा। और यही है ये आंदोलन, जिसमें हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं, मंत्री से, सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। अगर इतना जुल्म हुआ है बच्चों पर, उनकी जानें गई हैं, तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी तो आप लीजिए और आगे ठीक होगा, ऐसा विश्वास दीजिए हमें। जी हाँ, जिम्मेदारी लेनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। जिंदाबाद। और मैं ये देख रहा हूं कि चाहे विद्यार्थियों का ये आंदोलन हो, कॉकरोचेस का, जो कि शिक्षा के बारे में है, उसमें भी सार यही है कि अब कोई भरोसा नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यही दिख रहा है आपको, परीक्षाएं लीक होती हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये देख रहे हैं आप। वैसे ही पर्यावरण के मामले में भी मैंने यही देखा है कि आप वादे कर लेते हैं और उसे सरकार बनाने के बाद भी, चुनाव जीतने के बाद आप भूल जाते हैं। तो इसमें कोई ट्रस्ट नहीं रह जाएगा चुनावों में। बाकी चुनावों में तो कितने ही मसले हैं,
आपके इलेक्शन रिगिंग की बातें आप देखेंगे बहुत पाएंगे। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं जो हम पे गुजरी है, उससे बहुत बदतर उदाहरण आपको मिलते हैं। तो जब तक इसमें भी ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, इस देश में भरोसा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं इन दोनों मुद्दों को आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा देखता हूं, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का। और जब कोई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए उठता है तो उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है। अभी अभिजीत मिले थे बाहर, उनके पीछे 3-3 गाड़ियां पीछा कर रही हैं जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। तो ऐसे डर में जीना नहीं पड़ना चाहिए। ये तो डरते नहीं हैं, मगर कितने ही लोग होंगे जिनके बहुत अरमान होंगे मगर डर के मारे खामोश बैठे होंगे। तो हमारे इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत रूप में जो ट्रांसपेरेंसी मांगते हैं, अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, ये कॉकरोचेस जो यहाँ पर काम करते हैं उन्हें डराया जाता है तरह के अलग अलग तरीकों से। हमें भी डराने की कोशिश की, मगर कहते हैं ना, डर के आगे हाँ, ये याद रखिएगा, डर के आगे जीत है, डरना नहीं है। और भारत को एक नया फ्रीडम मूवमेंट चाहिए, फ्रीडम मूवमेंट, सेकंड फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय मुक्त भारत, भय मुक्त भारत ऐसा हो। ये इंडिविजुअल्स की तो बात छोड़िए, जो व्यवस्थित मीडिया चैनल्स हैं जिनका धर्म है आप तक सच्चाई पहुंचाना, मीडिया का धर्म है लोगों तक सच्चाई पहुंचना, वो चाहे किसी को कड़वी लगे, मीठी लगे, संतुलित सत्य पहुंचाना, वो भी भय के शिकार हैं। डरे हुए लोग, डरे हुए संचार माध्यम, मीडिया, जो दिलेर हैं वो यहां पर हैं, जिनको भय नहीं वो यहाँ हैं। भयभीत किन्हीं कोनों में, कहीं अंधेरों में छुपे हुए हैं, सच पूछे तो कॉकरोचों की तरह। तो असली कॉकरोच भी पहचानना होगा। तो इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा और कदम बढ़ाना होगा। जो मैं हमेशा कहता हूं, इफ नॉट नाउ व्हेन, अब नहीं तो कब, इफ नॉट अस हु, हम नहीं तो कौन। तो इसे मैंने थोड़ा और संक्षिप्त में सोचा, हम कहें जैसा मैं सुनता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, और हम ही नहीं। अगर हम खुद को छुपा लें तो सभी नहीं, हम ही नहीं तो सभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, सच की वाणी दबी नहीं, कभी सच्चाई दबी नहीं रहेगी, सच की आवाज दबी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मगर इसे करने के लिए आगे कौन आएगा? हम ही नहीं। हाँ, तो मैं कल कह रहा था आप लोगों को, आज अगर देश की रक्षा करनी है, आज अगर देश की रक्षा करनी है तो वो चीन और पाकिस्तान से ज्यादा झूठ से रक्षा करने की जरूरत है। असत्य से रक्षा करेंगे, भय से रक्षा करनी होगी, भय से रक्षा करनी होगी। तो इसके लिए देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा?
रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा? बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ों से बहुत यहाँ आशाएं जाग रही हैं और मैं चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि हमारी सरकार, अभी तक वो चिंतन मनन कर रहे हैं मगर जल्द ही वो एक्शन ले और जो जिम्मेदारी लेने की उम्मीद कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की हम उम्मीद कर रहे हैं, वो जल्द ही ले। मैं अंत में यही कहूँगा कि हम उम्मीद करेंगे, हम जो ज़रूरत हो वो करेंगे ताकि सरकार अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी लें। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो आप लोगों की आवाज़, वो चाहे पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में हो लद्दाख की आवाज़। अगर ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आने वाले हफ्ते में मैं खुद आप लोगों के साथ अनशन पर बैठूंगा यहीं पर। धन्यवाद। सिर्फ थाली बजाने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद, मगर सिर्फ थाली बजाने से कुछ नहीं होगा। ये तो आपने देखा होगा, सीखा होगा, सिर्फ थाली बजाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जब मैं अनशन पे बैठूं तो आप लोग भी कम से कम मेरे साथ रहेंगे। खा पी कर मोटे होकर रहिए मगर साथ रहिए। रहेंगे? कितने लोग रहेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। पीछे शायद नहीं रहेंगे। पीछे वाले अगर साथ रहेंगे, जवाबदेही की मांग करते हुए, भय मुक्त भारत की मांग करते हुए, ट्रुथ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हुए, तो हाथ खड़ा कीजिए। धन्यवाद। मुझे आगे जाना है यात्रा पर। मुझे नहीं मालूम आज का कार्यक्रम क्या है, वो अभिजीत जी आपको आगे बताएंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा, अगर आप लोगों की सहमति हो तो अगले शनिवार तक अगर कोई जवाबदेही नहीं हो तो मैं अनशन पर बैठूंगा यहाँ पर। अंत में मैं यही कहूँगा, एक कविता के साथ अंत करूँगा। इसे ध्यान से सुनिए और इस पर चलने की कोशिश कीजिए। हम बहुत बार अपने अहंकार को, खुद को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं और ना अपना भला होता है ना समाज का भला होता है। तो इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अगर कुछ आपने उपलब्धि करनी है तो अपनी हस्ती मिटा दीजिए, खुद को खत्म करना पड़े कर दीजिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप देखते हैं बगीचों में गुले गुलजार फूल उगे होते हैं, मगर आपको समझ आना चाहिए उस बगीचे के रंग बिरंगे फूलों के पीछे एक ऐसा बीज है जिसने अपने आप को धरती में भस्म करने का निर्णय किया कि दाना खाक में मिलकर, वो बीज मिट्टी में मिलकर फिर ये चमन, ये गुले गुलजार, ये बाग बना है। तो आप लोग भी मिटा दें अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होती है। इसलिए अपना अहंकार, मैं बड़ा कि कौन, मेरे विचार, उसके विचार, ये सब छोड़िए और सच्चाई को बचाने के लिए आगे आइए। वो सारे अधिकारी जो दफ्तरों में बैठे हैं उनसे कहूँगा सच्चाई के साथ चलें। वो सारे राजनीतिक दल जो शिकार हो रहे हैं इस सच्चाई की कमी का,
वो भी समर्थन करे इन युवाओं को, ताकि भारत में एक बार फिर सच्चाई जागे। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर अधिकारी से ये कहूँगा कि अपना ईगो छोड़ दें, अपनी हस्ती मिटा दें और फिर गुले गुलजार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।